नमस्कार। सत्य ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको लगातार कुछ ऐसे ज्ञान और ज्ञानवर्धक बातों के बारे में बताते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि धर्म हो, ज्ञान हो, धर्म से जुड़ी हुई बातें हों। पर इस समय देश में चल रहा है लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियां हर तरह से अपने प्रत्याशियों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। पर एक ऐसी भी संस्था है न्याय धर्म सभा, जो लोकतंत्र में परिवर्तन चाहती है। ऐसा परिवर्तन जहां भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, लोगों को न्याय मिले और ऐसा प्रत्याशी या ऐसा मतदाता के द्वारा चुनाव प्रत्याशी आए जो लोगों का विकास कर चुके हैं। क्योंकि इस समय देखने में ये आ रहा है लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए चुनाव लड़ती हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाने वार्ता को जारी रखने के लिए परम श्रद्धेय अरविंद अंकुर जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने न्याय धर्म सभा की स्थापना क्यों की, लोकतंत्र में क्यों परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा लोकतंत्र हो जो समाज को एक नई दिशा दे। स्वामी जी, आपका सत्य ऑनलाइन में स्वागत है। आपने जो न्याय धर्म सभा की स्थापना की, किन मुद्दों को लेकर की और आपका मेन प्रमुख मुद्दा क्या है? जी, न्याय धर्म सभा जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि न्याय की स्थापना के लिए काम कर रही है और न्याय को ही ये धर्म मानती है। तो न्याय जो है वास्तव में मानवीय जीवन मूल्य है, मानव समाज और मानवीय राष्ट्र का एक सर्वोच्च आदर्श है और न्याय के बिना कोई भी राष्ट्र या समाज अपनी मानवता या मानवीय गरिमा को कायम नहीं रख सकता। इसलिए न्याय एक महती ज़रूरत है पूरी दुनिया की और मानवीय समाज को जंगल राज से बचा करके मंगल राज में ले जाने के लिए न्याय के आदर्श को स्वीकार करना ही होगा। और इसी इतने व्यापक महत्वपूर्ण विषय को लेके न्याय धर्म सभा काम कर रही है और न्याय स्थापना अभियान वास्तव में हम लोग इसे 32 पिछले सालों से मतलब 3 दशक से अधिक हो गए इसको चलाते हुए और अब इसे हमने पॉलिटिकल रूप से संचालित करने का अभी उद्देश्य तय किया है कि सामाजिक रूप से ही केवल न्याय स्थापित नहीं होता बल्कि राजनीतिक मुद्दा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए न्याय धर्म सभा को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उतारा गया है और इस पर हम लोग लगातार क्रियाशील हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि इसका मुख्य मुद्दे इसके क्या हैं, तो इसके वास्तव में 111 न्याय प्रस्ताव हैं और उन 111 न्याय प्रस्तावों में न्याय के संपूर्ण व्यावहारिक स्वरूप को प्रेस्क्राइब किया गया है। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है और जिसको लेकर के ये पार्टी ये भी प्रायोरिटी पे जिस पे काम कर रही है वो है महालोकतंत्र। तो महालोकतंत्र का अभिप्राय उससे है कि जो वास्तविक लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। तो लोगों का शासन का मतलब है कि सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इसे कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो ये सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित चूंकि ये प्रणाली है तो इसमें इसकी शासन की सत्ता और शासन की व्यवस्था दोनों में जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाती है। तो अब जन भागीदारी कैसे होगी, तो वो जन सहमति इसका मूल विषय होता है कि जन सहमति पर आधारित यदि शासन चले तो जन भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो जाती है। तो जन सहमति से शासन सत्ता का गठन, जन सहमति से शासन व्यवस्था का संचालन, ये दोनों बातें अगर हो जाएं, सत्ता और व्यवस्था शासन की दोनों सार्वजनिक सहमति पर अगर आधारित हों तो ये निश्चित रूप से लोकतांत्रिक हो जाती है। तो लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को इससे अच्छे ढंग से और कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती कि जिसमें जन भागीदारी की समानता हो, जनता की सहमति के बिना इसमें कोई काम न किया जाए। तो सबसे पहले तो शासन क्या होता है इसे समझना होगा हमें। शासन जो है वो 3 अंगों पर आधारित है, विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका। तो विधायिका माने विधानमंडल, मंत्रिका माने मंत्रिमंडल और न्यायिका का अभिप्राय न्यायमंडल से है, न्यायालय से है। इन 3 सत्ताओं को मिला करके शासन कहते हैं। तो पूरा शासन तंत्र जो है वो इन 3 खंभों पर टिका हुआ है। चौथा कि जैसा आप लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक आधार पर मीडिया की बात होती है, तो वो एक इसके साथ सहयोगी विषय है
लेकिन मुख्य शासन जो है वो इन 3 खंभों पर टिका रहता है। अब इन तीनों खंभों को यदि लोकतांत्रिक नहीं बनाया गया तो शासन कभी भी जनहितकारी नहीं होगा। जनता के हित में काम वही करेगा जो जन सहमति पर आधारित शासन दे रहा हो। तो कोई भी प्रणाली, कोई भी शासन का तंत्र जो जनहित को सिद्ध नहीं कर सकता, और जनहित केवल इतना ही है कि जैसे हमने कहा कि न्यायशील जनाधिकार ये 4 होते हैं, जिसमें जनता को विद्या प्राप्ति का अधिकार, जनता को रोजगार प्राप्ति का अधिकार, जनता को आवासीय सुविधाएं पाने का अधिकार, और जनता को संरक्षण प्राप्ति का अधिकार। संरक्षण में चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, आश्रय, पेंशन, पीएफ और ऐसी तमाम सेवाएं। तो ये चारों जो हैं, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, अगर इसे देखें तो आज तक ये किसी भी राष्ट्र में पूरी तरह से न्यायोचित रूप से, मतलब समान और उचित रूप से जनता तक ये पहुंची नहीं। तो जनहित सिद्ध ही नहीं हुआ है। और जनहित सिद्ध क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे शासन प्रणाली में दोष है। शासन प्रणाली लोकतांत्रिक नहीं बन पा रही है, इसमें सार्वजनिकता का समावेश नहीं है। कोई भी तलवार के बल पे, मुंडी गिन के, पैसे के बल पे, डंडे के बल पे या किसी अन्य तिकड़म से वो वहां पहुंच जाता है और पहुंच करके सार्वजनिक भागीदारी को समाप्त कर देता है, मतलब उसमें लोकतांत्रिकता को उसने समाप्त कर दिया। तो जहां पर लोकतंत्र नहीं बचा है वहां पर जनहित कैसे सिद्ध होता है? जन भागीदारी के द्वारा ही जनहित की रक्षा हो सकती है, जन सहमति के द्वारा ही जनहित की रक्षा हो सकती है, अन्य कोई इसका विकल्प नहीं है। तो न्याय धर्म सभा के इस प्रस्ताव के अनुसार जो महालोकतंत्र का 53 नंबर प्रस्ताव है, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी पे हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। वो ये कहता है कि शासन के इन तीनों खंभों को लोकतांत्रिक बनाओ, जन सहमति से इन तीनों खंभों का गठन करो, और इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों माने नियम नीति निर्णय जो हैं वो यदि लोकतांत्रिक हो, माने जन सहमति से पारित और खारिज किए जाते हो, तो समाज में कभी भी शासन की निरंकुशता संभव नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में शासन निरंकुश है, तो वो भी स्पष्ट है कि जन भागीदारी की उपेक्षा हुई है, माने लोकतंत्र की उपेक्षा हुई है। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप नहीं आया, अथवा लोकतंत्र के लेबल लगा के उसमें राजतंत्र ही चल रहा है, कोई वंशतंत्र ही चल रहा है, कोई दूसरा तंत्र चल रहा है, गुंडा तंत्र चल रहा है। तो उससे समाज को कोई बेनिफिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जो हित हैं वो उसकी सहमति से ही सिद्ध हो पाएंगे। जब उसकी सहमति पर आधारित नियम नीति निर्णय होंगे तो जनहित अपने आप ही उसके अनुकूल होगा। तो यहाँ शासन को एक तो उसकी सत्ता को जनसहमति पर आधारित उसका गठन हो, और उसका निरसन भी उसी तरह से उसे पदस्थ या अपदस्थ करने के लिए दोनों में जनमत की उसमें प्रतीक्षा होनी चाहिए, जनमत का उसमें समावेश होना चाहिए, जनमत का परीक्षण होना चाहिए कि जनता की सहमति से ही उनकी नियुक्ति हुई है और जनता की सहमति से उन्हें हटाया भी जाए। ये सत्ता की बात हुई सबसे। फिर व्यवस्था में उनके द्वारा जो ये तीनों अंग, विधायिका विधान बना रही है, मंत्रिका नीतियां बना रही है, न्यायिका जो है निर्णय दे रही है, तो ये जो विधान, कानून, नियम हैं अथवा नीतियां हैं अथवा जो न्यायालय के फैसले हैं, निर्णय हैं, इन तीनों को ये तीनों सत्ताएं करें तो विधायिका विधान बनाए, मंत्रिका नीति बनाए, न्यायालय निर्णय दे, लेकिन इसे लागू करने से पूर्व जनसहमति का होना आवश्यक है। तो जनसहमति जैसे जैसे इसमें समाविष्ट होगी तो ये तीनों चीजें पवित्र हो जाएंगी और ये ऑटोमेटिकली सर्वहितकारी हो जाएंगी। सर्वहितकारी मतलब समान रूप से सबके हित जनता के सिद्ध होने लगेंगे। तो वोट कोई तभी देगा जब उसके हित उसमें समाहित हो, नहीं तो वोट देगा ही नहीं, अपना मत उसके पक्ष में देगा ही नहीं। तो इससे ये कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी इस बात को भली भांति समझ सकता है, देख सकता है कि वास्तव में जन भागीदारी के बिना कोई भी देश, राष्ट्र, समाज सुखी नहीं हो सकता। जनहित के अनुकूल कोई नियम नीति निर्णय हो ही नहीं सकते अगर जन सहमति पर आधारित नहीं। तो ये पूरी तरह से लगभग ये गारंटी दे देता है महालोकतंत्र
कि ये शासन की व्यवस्था और शासन की सत्ता दोनों यदि जनसहमति से ये गठित हो, जनसहमति से ही पारित और खारिज हो, जनसहमति से पदस्थ या पदच्युत हो, तो निश्चित रूप से इसमें कोई शंका नहीं है कि पूरे देश के एक नागरिक का हित सुरक्षित होगा। जो गांधी जी का एक कुंजी पढ़ाया जाता था पीछे पाठ्यक्रम में, बच्चों के लागू होता था छोटी क्लासेस में, उसमें एक पाठ्य पुस्तक के शुरुआती उसमें एक गांधी जी की कुंजी नाम से एक पेज रहता था। उसमें हम लोग देखते थे कि वहाँ लिखा हुआ है कि जब भी तुम कोई नियम नीति निर्णय ऐसा कुछ करने जाओ तो ये देखो कि जो समाज का जो अंतिम आदमी है उसका हित तुम्हारे इस नियम से, तुम्हारे इस नीति से, तुम्हारे इस निर्णय से कितना सुरक्षित है, कितना सुनिश्चित हुआ है, क्या उसका हित उस तक पहुंच रहा है। अगर उसका हित इसमें समाहित नहीं है तो आपका नियम, आपका नीति, आपका निर्णय सब निरर्थक है। तो ये गांधी जी की कुंजी पर आधारित यदि शासन प्रणाली खड़ी होती और शासक लोग इसके अनुरूप ही नियम नीति निर्णय रच रहे होते और यह जनसहमति से इसे प्रमाणित कर रहे होते, प्रामाणिक बना रहे होते, तो आज कोई भी देश दुनिया में ना अशिक्षित होता, न बेरोजगार होता, न गरीब होता, ना ही वो बेघर होता, ना ही वो बीमार होता। आज कहीं भी देख लें जीवन असुरक्षित है। वही 1 से 5% आदमी के पास शिक्षा है, 1 से 5% आदमी के पास रोजगार है, 1 से 5% आदमी के पास आवासीय सुविधाएं हैं, 1 से 5% आदमी के पास सभी संरक्षण की सेवाएं हैं, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, सारी फैसिलिटी का वो लाभ उठा रहे हैं 1 से 5%। अब ये 1 से 5% आदमी के हितों को सिद्ध किया गया है। तो गांधी जी की कुंजी कह रहे कि अंतिम आदमी का क्या हुआ है ये देखिए। तो अंतिम आदमी तो इसमें कहीं ठहर ही नहीं रहा, अंतिम आदमी तो कोई बात जा ही नहीं रही। इसका मतलब यह है कि हमारा शासन तंत्र चंद 1 से 5% लोगों के हाथ में ही सेंट्रलाइज हो गया है। तो 1 से 5% आदमी के हाथ में शासन है, इसीलिए उसको ये जनाधिकार प्राप्त है, शिक्षा का, रोजगार का, सुविधा का, संरक्षण का, सब कुछ उसे मिल रहा है। जिसके हाथ में शासन होता है उसके हित ही सुरक्षित रहते हैं, ये बात प्रमाणित होगी। अब ये जो महालोकतंत्र की प्रणाली है ये कहती है कि यदि जन भागीदारी शासन में 5% नहीं बल्कि 100% हो तो पूरे 100% के हिताधिकार इसी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, जनाधिकार, मानवाधिकार, विशेषाधिकार सब इसी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे जैसे कि 5% लोगों के शासन में रहने पर, शासन सत्ता का पावर रहने पर उनके हिताधिकार सुरक्षित। उसी विधि से 100% की यदि शासन में भागीदारी हो तो बाकी सभी चीजों की गारंटी उनकी अपने आप। तो लोगों को कुछ लालच देने, लोगों के लिए कुछ अलग से एहसान करने के बजाय उनको शासनाधिकारी बना देना ही इसका मूल उद्देश्य है। तो ये जो पूरे 111 प्रस्ताव हैं, इसमें से 110 प्रस्तावों को तो हम कहते हैं कि जनता अपने आप ही पारित खारिज कर लेगी, प्रस्तावित कर लेगी, डब कर देगी, खुद ही फिर से लागू भी करवा लेगी। लेकिन उसको ये सामर्थ्य दे दें कि ऐसा वो कर सके, इसके लिए महालोकतंत्र की प्रणाली हम लोग प्रकाशित करके इसे प्रचारित कर रहे हैं, इस पर आधारित चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है, ये पहले दिन ही इसका विधेयक पारित हुआ महालोकतंत्र। ये पूरे 12 मताधिकार, निरंकुश शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जनता का, और 12 वीटो पावर, 12 वीटो पावर। तो 12 वीटो पावर निरंकुश प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित है। जनता का नियंत्रण के बिना कोई लोकतंत्र नहीं होता, इसलिए जन नियंत्रण शासन और प्रशासन दोनों पर ये ले आता है और 12 वोटिंग पावर देता है और 12 वीटो पावर देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि महालोकतंत्र आता है तो न्याय तंत्र ही पूरा क्रियाशील हो जाएगा, न्याय स्थापना अभियान अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। बाकी जो 110 प्रस्तावों में जो न्याय का कंसेप्ट पूरा प्रकाशित किया गया है उसको हमने प्रकाशित किया, लेकिन जनता की सहमति से इसे लागू अथवा निरस्त किया जा सकता है। इसे हम लोग बाकायदा पहले उसे अधिकार देंगे जनता को, वोटिंग पावर,
फिर वोटिंग पावर के बाद इन बातों को रखाएंगे, उससे कहेंगे कि तुम ही इसे पारित खारिज करो, अब तुम्हारी इच्छा है तो इसे लागू करो, नहीं इच्छा है इसे बाहर करो। और न्यायोचित यदि बात है तो पूरे जनता का समर्थन इसे प्राप्त हुआ। और हम लोगों ने इन बातों पर, जैसे चारों जन अधिकारों पर हमने जनमत संग्रह कराया 2005, 6, 7 में इस पर हम लोग काम कर रहे थे। तो उस समय का रिजल्ट ये था कि 99% लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया। सभी जगह हम लोगों ने जहां जहां सर्वे कराया, आज भी हमारे पास इसका पूरा रिकॉर्ड ऑफिशियली उपलब्ध है, ऑन राइटिंग उपलब्ध है। इसका फॉर्मेट पूरा जो हमने जनमत संग्रह कराया और बहुत बड़े पैमाने पर देश के कई भागों में कराया, रिजल्ट कि 99% लोग इसके लिए पूरे आकांक्षी हैं। और वो 1% केवल आदमी जो अपराधी किस्म का होता है, जो ये चाहता है कि उसका नाश भले हो जाए लेकिन पड़ोसी का नाश होना चाहिए, पड़ोसी का नुकसान पहुंचाने के लिए भले उसको भी नुकसान उठाना पड़े। तो ऐसा व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, उसे छोड़ करके बाकी दुनिया का एक व्यक्ति न्याय का आकांक्षी है, न्याय उसे पूरी तरह से प्रिय है, न्याय के लिए वो पूरा जीना चाहता है, न्याय पूर्वक वो जीना चाहता है। तो पूरी दुनिया की ही ये मांग है, पूरी दुनिया की ये आकांक्षा भी है, पूरी दुनिया की ये जरूरत भी है, पूरी दुनिया को ये उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा ये उद्देश्य भी है। तो न्याय चरम पर इसे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए धन बल की लड़ाई की चुनौती आपके प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, बहुत बढ़िया आपने मुझसे पूछा है। ये बड़ा समसामयिक है, इसमें चुनाव का माहौल है, आप सब देख ही रहे हो, सभी आप लोग चूँकि पत्रकारिता की लाइन से बहुत बेहतर इसको समझ रहे होंगे, आपने दुनिया देखी हुई है। पूरी तरह से इस समय धन बल हावी है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम आपको ध्यान दिलाएंगे तो इसका समाधान समझ में आएगा। इसके पहले क्या धन बल हावी था? तो आंसर आता है नहीं। इसके पहले बाहुबल चलता था, धन बल अभी कुछ समय से आया है। धन बल तब आया है जब स्कूल खुले हैं। स्कूल के बिना धन का आविष्कार नहीं होता। जितना ज़्यादा स्कूलिंग होगी उतना ज़्यादा आईक्यू विकसित होगा। आईक्यू वाले सब, मन का जब विकास हो जाता है तो मनी अपने आप को क्रिएट करने लगता है। धन का वर्चस्व तभी स्थापित होता है जबकि हमारा मानसिक विकास हो गया हो। तो एक तरीके से बेईमानी का भी विकास उसी अनुपात में हो रहा है। इसका फॉर्मेट बदल रहा है। इसके पहले बाहुबल से फैसले हो जाते थे, लोग डंडे के बल से और अपने बूथ कैप्चरिंग के बल से चुनाव जीत रहे थे। पुराना रिकॉर्ड ये है। और उससे भी पहले चले जाएं तो बाहुबल भी काम नहीं आता था। लोग सीधे हत्या बल से काम करते थे कि सामने वाले को मारो और राजा बचाओ, गला काटो राजा बनो, गला काटो राजा बनो। तो ये क्यूलेस वातावरण था, आपराधिक वातावरण था। उसके बाद शारीरिक बल, कुश्ती वाला अखाड़े खुले जब, तो बाहुबल से काम होने लगा। फिर जब अखाड़े के बाद स्कूल खुले तो बाजार विकसित हो गए, तो पैसा आया, तो पैसा प्रमुख हो गया। अब एक बात और बताएं, अब पूरी दुनिया में लाइजनिंग बढ़ी है, विज्ञान खुला है, इंटरनेट खुला है, टेलीविज़न खुला है। एक से एक आदमी के पास 5-5, 10-10 हज़ार फ्रेंड्स हैं। सभी के फेसबुक फ्रेंड्स हैं, सभी के व्हाट्सएप पर लोग लगे जुड़े हुए लोग हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। अब आप इनको देखें तो लाइजनिंग तगड़ी हो रही। लाइजनिंग ये बताती है कि दूसरे से बात करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सहन शक्ति चाहिए, सहने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम के लिए हृदय चाहिए। तो हृदय का विकास अब हो रहा है लोगों में। अब व्यावहारिकता बढ़ रही है, मैत्री बढ़ रही है। अब दुनिया बदलेगी। अब ये धन से नहीं, अब ये जन से होने लगेगा। अब इसमें रिलेशन से होने लगेगा। अब रिलेशन से काम होंगे, अब प्रेम से भी काम चल जाएगा। पैसा से आगे प्रेम है। अब ये पूरी दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ प्रेम के बल पे। जिनका भावनात्मक विकास हो गया है, इमोशनल कोशेंट जिनका विकसित हो गया, उन्हें ही हम कार्यकर्ता बनाते हैं। उससे नीचे वाले को कहते हैं तुम लोग समर्थक रहो, केवल घर बैठा करो, काम करने की जरूरत नहीं तुम, क्योंकि तुम काम करोगे बाजारी। तो उनको हम लोग वहीं रखते हैं और कहते हैं जिनका हृदय विकसित हो गया है
वही केवल एनडीएस के कार्यकर्ता बने। दुनिया में हृदय का विकास प्रारंभ हो गया है, लाइजनिंग बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि न्याय धर्म सभा केवल प्रेम के बल पर चुनाव जीतेगी, रिलेशन के बल पे चुनाव जीतेगी, मित्रता के बल पे चुनाव जीतेगी। प्रेम पूर्ण कार्यकर्ताओं की जो प्रचार यात्रा है, जो लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार है, वो चुनाव जीतेगा। तो दुनिया बदल रही है। अब अगला स्टेप आ गया है। देखो, आपराधिक राजा बनने की क्रिया खत्म हुई, बाहुबली लोग आए, उनके डर से कुछ दिन चला, कुश्ती लड़ने वाले प्रधान जी बन जाते थे। फिर स्कूल गोइंग लोग पैसा कमाने लगे, बड़े बड़े पैकेजों में आए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोले, खूब पैसा कमाए। फिर पैसे के बल से अब चुनाव खरीदने लगे, जनता का जमीर खरीदने लगे। अब ये पूंजी प्रकरण प्रारंभ हुआ, तो डेमोक्रेसी जो है वो कैपिटलोक्रेसी में बदल गई। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये मित्रता की तरफ जा रही है, ये लाइजनिंग की तरफ जा रही है। अब लोग पैसे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, पैसे से नहीं बिक रहे हैं, बल्कि हमने ये देखा कि हमारे कार्यकर्तागण, उनको ना कोई खरीद पा रहा है, ना ही उनको कोई लालच दे के रोक पा रहा है, ना ही हमारी पार्टी से बदल के दूसरे पार्टी में ले जा पा रहा है। न्याय धर्म सभा एक ऐसी पार्टी है जो बिना पैसे के ही सारे काम कर रही है। और शायद अभी जो ये पार्टी खड़ी हुई है, अभी जब आएगा रिकॉर्ड तो आप देखेंगे, चुनाव आयोग जाएगा ही सबका हिसाब किताब, तो आप देखेंगे कि सबका आर्थिक हिसाब जो है, आय व्यय का जो बजट वहाँ प्रस्तुत होने वाला है चुनाव आयोग में, आप भी निकलवा के देख लीजिएगा। शायद न्याय धर्म सभा का ही सबसे कम खर्चे वाला चुनाव होगा। और ये पक्का है, पैसे पर आधारित नहीं है। वो तो जहाँ मजबूरियाँ हैं, लीगल जो ज़रूरतें हैं कि जैसे वो कह रहे हैं 10,000 जमानत जमा करो, तो वो जमा करना पड़ेगा। और या कुछ पंपलेट चूँकि परिचय के लिए लोगों को देना है, तो कुछ पंपलेट अपने को छपा के उनको पहुंचाना है, तो बस उतना ही। नहीं तो ना कोई झमेला है इसका, ना कोई नौटंकी है, ना इसके पेड कार्यकर्ता हैं। एक भी हमारा कोई कार्यकर्ता पेड नहीं है, बल्कि पार्टी के पास पैसे ही नहीं है इतना, और ना कोई इसको चंदा देगा। क्यों? कैपिटलिस्टों पर आधारित एक कैपिटलोक्रेसी हम चला ही नहीं रहे। तो ये तो प्रेमोक्रेसी है। तो जिनको प्रेम जिनका जाग गया हो देश के प्रति, समझ उस तरह की पैदा हो गई हो, लाइजनिंग और मित्रता इशारे अपने लगते हों, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का जिन्हें बोध हो रहा हो, नहीं वो कहते हैं तुम्हें कार्यकर्ता बनो। वो पैसे से चलते हैं, बिना पैसे के ही हम लोग सब काम करते हैं, बिना पैसे। आप भी आए हैं, आपको किसने पैसा दिया? ये आप लोग कल से हमारे पीछे इतना समय लगा रहे हैं, ना ही आपको कोई पैसा ऑफर कर रहा, ना कोई समोसा खिला रहा, ना कुछ, बल्कि खुद के खर्चे से ही आ जा रहे होंगे। तो ये बात साफ ही है कि ये सत्या ऑनलाइन ही काहे के लिए हमारे पास आई। दूसरे तमाम जो मीडियाज हैं वो पैसा बेस्ड हैं, तो जो पैसा बेस्ड है वो हमारे तरफ क्यों आएगा? और उनकी हमको ज़रूरत भी नहीं है। हम कहते हैं हम लोग तो बिना उसके भी सब काम जन जन तक खुद ही पहुंचा देंगे, पैदल चल के पहुंचा देंगे, पहुंचा रहे हैं। और जिनको भी ईक्यू जिनका काम करता है, इमोशनल क्वेश्चन जिनका खुल गया है, जिनके हृदय में दूसरों का दर्द, दूसरे को तू जो भूखा रहे तो मुझसे ना खाया जाए, ये जो आएगी ना एक डिवाइनिटी, देवत्व, प्रेम हमेशा दिव्य है। ये जिनमें जाग जाता है, वो लोग इन कामों को स्वतः करते हैं, वो रोकने से भी नहीं रोकते, कहते हैं हम तो करेंगे ही। तो पैसा नहीं, ये प्रेम से जीतेंगे चुनाव। ये नई दुनिया होगी और लोगों को दिखेगा भी, और ये आने वाले 2-4 चुनाव में ये बात साफ भी हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल डिफरेंट है ये जी। न्याय धर्म सभा धन बल नहीं, सामाजिकता और बिना धन बल के चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है। महान लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव से पुनः फिर एक बार हम वार्ता करेंगे। मैं पुरुषोत्तम शर्मा, सत्य ऑनलाइन न्यूज़ के लिए सहयोगी मुस्कान राजपूत के साथ, हरिद्वार।